आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास शो स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खास शो में आज हम बात करेंगे देश और विदेश की कुछ खास और अहम खबरें। और सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंबाला वायुसेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान की। वहीं बात बिहार चुनाव की हलचल के बीच फैक्टर की चर्चा पर हमारी खास रिपोर्ट देखिए। और चलते चलते बात यूपी के गन्ना किसानों को बड़ी राहत यानी गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में पहली अहम रिपोर्ट का रुख कर लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला वायुसेना स्टेशन से फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। उन्होंने एयरफोर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने बाकायदा फाइटर पायलट सूट यानी कि जी सूट पहना और सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल पूरे किए। ये खास रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति मुर्मू की राफेल उड़ान का ब्यौरा। 29 अक्टूबर 2025 अंबाला एयरफोर्स स्टेशन हरियाणा। राफेल लड़ाकू विमान में सॉल्टी, एक तरह की अभ्यास उड़ान। पायलट ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, जो 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज की कमांडिंग ऑफिसर है। अवधि और दूरी लगभग 30 मिनट की उड़ान, जिसमें लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय की। विमान लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर और लगभग 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पर उड़ा। उड़ान के बाद राष्ट्रपति ने आगंतुक पुस्तिका में लिखा, राफेल पर उड़ान भरना एक अविस्मरणीय अनुभव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को इतिहास रच दिया। उन्होंने भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। ये वही राफेल है जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था। ये उड़ान हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं। उनकी ये हिम्मत लाखों महिलाओं और युवाओं के लिए मिसाल है। आपको बता दें कि ये विमान पहलगाम हमले का जाबाज था, यानी वो आतंकी घटना जिसमें 26 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने इसे राष्ट्रीय जीत कहा था। बहरहाल राष्ट्रपति मुर्मू ने राफेल जेट में सवार होकर आसमान छुआ तो वातावरण रोमांचकारी हो गया। उनके साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी राफेल में उड़े। एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक राष्ट्रीय जीत है। वायुसेना की सटीक मारक क्षमता कमाल की है। राफेल एक आधुनिक विमान है। ये 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसमें उन्नत रडार, हथियार और तकनीकी है। भारत की रक्षा में यह एक मजबूत हथियार है। ऑपरेशन सिंदूर में 26 लोग मारे गए थे। वायुसेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया था। राफेल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। ये भारत की संप्रभुता की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ मजबूत इरादे को दिखाता है। राष्ट्रपति की तस्वीर, पाक को करारा जवाब। आपको बता दें कि भारत ने जिस दौरान पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था, उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से एक दावा हुआ था कि उसने भारत की महिला पायलट को पकड़ लिया है। पाकिस्तान की तरफ से इस पायलट का नाम शिवांगी सिंह बताया गया था। हालांकि भारत ने साफ कर दिया था कि यह पूरा दावा ही झूठा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल उड़ाने से पहले हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स बेस पर उन्हीं शिवांगी सिंह के साथ तस्वीरें खिंचवाई और पाकिस्तान के दावे को धराशायी कर दिया। राष्ट्रपति के साथ इस तस्वीर में स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह मुस्कुराती हुई दिखी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बुधवार सुबह 9:15 पर विशेष विमान से अंबाला पहुंची। एयरफोर्स स्टेशन पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उनका स्वागत किया। एयरफोर्स स्टेशन पर राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। फिर उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। राष्ट्रपति ने जवानों से मुलाकात कर एयरफोर्स स्टेशन की यूनिट्स का निरीक्षण भी किया। वहीं आपको बता दें कि अंबाला एयरबेस को इसलिए भी चुना गया क्योंकि ये राफेल जेट्स की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का मुख्य केंद्र है और यहीं पर सितंबर 2020 में राफेल विमानों को भारतीय वायुसेना में औपचारिक रूप से शामिल किया गया था। कितनी खास मुर्मू की उड़ान। राष्ट्रपति मुर्मू की यह साहसिक उड़ान भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने का संदेश देती है। ये देश में स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा भी देती है। राफेल जैसे विमान भारत में ही बन रहे हैं। राष्ट्रपति की हिम्मत से युवा प्रेरित होंगे, खासकर लड़कियां हवाई जहाज उड़ाने का सपना देखें। भारत की वायुसेना तेजी से मजबूत हो रही है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर है।
इससे पहले उन्होंने अप्रैल 2023 में असम के तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 30 MKI में उड़ान भरी थी। वह भारतीय वायुसेना के 2 अलग-अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति हैं। फ्रांस से खरीदे गए थे राफेल लड़ाकू विमान। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदे हैं। पहली खेप 27 जुलाई 2020 को मिली थी, जिसमें 5 राफेल विमान मिले थे। ये विमान सबसे पहले अंबाला एयरबेस पहुंचे थे। उन्होंने फ्रांस के मेरिग्नेक एयरबेस से उड़ान भरी, संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पर रुके और फिर भारत पहुंचे। आपको बता दें कि 10 सितंबर 2020 को अंबाला एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली की उपस्थिति में एक औपचारिक इंडक्शन सेरेमनी आयोजित की गई थी। इन विमानों को भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज में शामिल किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राफेल में उड़ान भर चुके हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली हम रिपोर्ट की। बिहार विधानसभा का चुनाव फिलहाल काफी रोचक होता जा रहा है। 2020 में सत्ता के दहलीज तक पहुंचकर तेजस्वी यादव रह गए थे, लेकिन इस बार सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होने की कवायद में है। तेजस्वी का यह सपना तभी साकार होगा जब वो बिहार के MMM फैक्टर को साधने में सफल रहेंगे। यह खास रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी के लिए MMM फैक्टर कितना अहम? बिहार की सत्ता से आरजेडी 20 सालों से बाहर है और अपनी वापसी की हर संभव कोशिश में जुटी है। आरजेडी के सियासी वनवास को खत्म करने का जिम्मा लालू प्रसाद के सियासी वारिस माने जाने वाले तेजस्वी यादव के कंधे पर है। तेजस्वी पिछली बार सत्ता की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे और इस बार उनकी नजर MMM फैक्टर पर है, जिसे साध कर वो बिहार के सिंहासन पर विराजमान हो सकते हैं। आपको बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ाई नीतीश कुमार के अगुवाई वाले एनडीए और तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के इर्द गिर्द सिमटती जा रही है, लेकिन जनसुराज और AIMIM जैसे दल उसे त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं। बिहार की सियासत में MMM फैक्टर काफी अहम है, जिसे मुस्लिम महिला और मोस्ट बैकवर्ड अति पिछड़ा वोटर के तौर पर देखा जाता है। आरजेडी के लिए संजीवनी रहा MY समीकरण। तेजस्वी यादव का MY मुस्लिम यादव समीकरण बिहार की राजनीति में आरजेडी का एक मूल आधार रहा है। इसकी सफलता को कई कारणों के संदर्भ में देखा जाता है। MY समीकरण आरजेडी के लिए अनिवार्य है, लेकिन पूर्ण सफलता के लिए यह पर्याप्त नहीं। आपको बता दें कि समीकरण की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि तेजस्वी कितने प्रभावी ढंग से MY से बाहर निकलकर अन्य पिछड़े, अति पिछड़े, दलितों और सवर्णों को साथ ला पाते हैं और रोजगार, विकास जैसे मुद्दों को कितना आगे ले जा पाते हैं, ताकि जंगल राज के नैरेटिव का असर कम हो सके। इस साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कितने साल से? आवाज नहीं आ रहा। 20 साल से है कि नहीं है? और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है कि नहीं है? सकरा को कुछ कारखाना मिला है क्या? कोई अच्छा अस्पताल मिला होगा? कोई बढ़िया विश्वविद्यालय मिला होगा? लोगों को सरकारी नौकरी, रोजगार मिला होगा? नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। केवल घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? थाना ब्लॉक चले जाइए, घूस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? और राशन में रिश्वतखोरी हो रही है कि नहीं हो रही? बोलता है 5 किलो, देता है 3 किलो। रिश्वत ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो आप देखिएगा हर घर नल से जल योजना में घूसखोरी, दाखिल खारिज कराइए, जमीन का रजिस्ट्री कराइए, उसमें घूसखोरी, जातीय प्रमाण पत्र बनाइए, उसमें घूसखोरी। और अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? मुजफ्फरपुर जिला में कोई ऐसा दिन है जब हत्या ना होती हो, हमारी बहनों के साथ रेप ना होता हो? यही मुजफ्फरपुर की बेटी 11 साल की बच्ची के साथ रेप कर दिया गया। अस्पताल में 4 घंटे बेड नहीं मिला, उसकी मौत हो जाती है। यही है सुशासन, यही है अच्छे दिन। बिहार की सियासत में महिला फैक्टर अहम। बिहार में सत्ता की दशा और दिशा महिला वोटर ही तय कर रही है। नीतीश कुमार इन्हीं महिला वोटरों के सहारे 20 साल से सत्ता में कायम है। बिहार की कुल आबादी में आधी भागीदारी रखने वाली ये महिला वोटर वोटिंग पैटर्न में पुरुषों से आगे नजर आती है। यही वजह है कि बिना महिला वोटों को साधे
तेजस्वी यादव के लिए सत्ता के सिंहासन पर विराजमान होना संभव नहीं है, क्योंकि 2005 से ही महिला वोटर एनडीए की जीत के लिए साइलेंट रोल अदा कर रहे हैं। पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार बिहार में महिला वोटरों को सबसे बड़ा गेम चेंजर मानते हैं, जिसके लिए दोनों ही मिलकर कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो सीधे महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती हैं। बिहार में लगभग 3.5 करोड़ महिला वोटर हैं। अगर इसमें से एक बड़ा हिस्सा लाभार्थी का है जो एनडीए को वोट देता है, तो ये सीधे महागठबंधन के समीकरण को कमजोर कर देता है, जिसे देखते हुए तेजस्वी यादव ने महिलाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए। क्या है एमवाई समीकरण? मुस्लिम लगभग 17% और यादव लगभग 14%। दोनों वोट बैंक को मिलाकर यह बिहार की कुल आबादी का लगभग 31% होता है। पारंपरिक रूप से यह आरजेडी का कोर वोट बैंक रहा है। इसे साधने से पार्टी को एक मजबूत आधार मिलता है। एमवाई से आगे बढ़कर ट्रिपल एम पर फोकस। आपको बता दें कि हाल ही में तेजस्वी यादव ने केवल एमवाई समीकरण पर निर्भर न रहकर अन्य वर्गों को जोड़ने की पहल की है। उन्होंने सवर्णों को टिकट देने में अधिक संतुलन लाने और अति पिछड़ा और दलित समुदायों को भी साथ लाने की कोशिश की है। कुछ विश्लेषक इसे एमवाई से आगे बढ़कर ट्रिपल एम, मुस्लिम, महिला, मोस्ट बैकवर्ड को साधने की रणनीति के रूप में भी देखते हैं, जिसका एक बड़ा हिस्सा नीतीश कुमार का पारंपरिक वोट रहा है। आपको बता दें कि एमवाई समीकरण की काट के रूप में एनडीए और नीतीश कुमार अक्सर जंगल राज का मुद्दा उठाते हैं, जिसे सवर्ण और वैश्य, जो लगभग 28% वोट है, एनडीए के पक्ष में एकजुट हो जाते हैं। वहीं सीमांचल जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एआईएमआईएम जैसी पार्टियों ने महागठबंधन को झटका दिया है, जिससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता है। ये 3% और कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री हमारा होगा। बताओ, आप 17% है। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता, तो क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? हमको जवाब दो। अगर मल्ला का बेटा उप मुख्यमंत्री बन सकता, तो क्या मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता मुख्यमंत्री? मेरे भाई, फैसला आपको करना है। 17% है, 3% है और 14% है। 14% है तेजस्वी, और आप देते हैं टिकट उनको कितना? 14 है तो 36% टिकट दिया। जो 17% है उनको क्या दिया? उनको लॉलीपॉप दिया और बोला के बेटा चूसते रहना। तुम 14% और 36% तुम, और हमको बोल रहे दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, दरी बिछाओ। मुस्लिम वोटों पर पकड़ बनाए रखने की चुनौती। वहीं तेजस्वी यादव के लिए मुस्लिम वोटों पर अपनी मजबूत पकड़ बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई थी। यही वजह थी कि तेजस्वी ने मुस्लिम बहुल सीमांचल के इलाके में वक्फ कानून को खत्म करने की बात कही थी। इसके अलावा महागठबंधन के घटक दल मुस्लिमों को भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार आने पर मुस्लिम समुदाय से भी एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इसके अलावा ओवैसी प्रशांत किशोर को बीजेपी की बी टीम बताने में जुटे हैं, ताकि मुस्लिम वोटों को उनके साथ जाने से रोका जा सके। दरअसल नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए से मुकाबला करने उतरे महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी यादव की नजर ट्रिपल एम फैक्टर पर है। इन 3 वोट बैंक को साधे बिना तेजस्वी के लिए चुनावी जंग जीतना संभव नहीं, क्योंकि नीतीश महिला और मोस्ट बैकवर्ड के जरिए 20 साल में सत्ता में बने हुए हैं। देखना है कि तेजस्वी सीएम की कुर्सी तक पहुंच पाते हैं या नहीं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो स्पेशल रिपोर्ट में बात अगली अहम रिपोर्ट की। योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी राहत देते हुए अगेती व सामान्य प्रजाति के गन्ने के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले को गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। योगी सरकार ने इतने बढ़ाए गन्ने के दाम। सभी प्रमुख प्रजातियों के गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई। अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल, सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। सरकार के इस निर्णय से राज्य के गन्ना किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह निर्णय गन्ना किसानों की मेहनत को सम्मान देने और उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
यूपी की योगी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने गन्ने के मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की। गन्ने के मूल्य में प्रति क्विंटल 30 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई घोषणा के अनुसार अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले को गन्ना किसानों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। ये घोषणा पेराई सत्र 2025-26 के लिए की गई है। आपको बता दें कि पेराई सत्र 2025-26 के लिए नई गन्ना सट्टा एवं आपूर्ति नीति जारी की गई है, जिसमें छोटे किसानों को प्राथमिकता दी गई है। जैसे ही पेराई शुरू होगी, कैलेंडर में अपडेट दिखने लगेंगे। आपको बता दें कि राज्य स्तर पर सभी चीनी मिलों द्वारा किसानों के लिए किए गए कुल गन्ना मूल्य भुगतान और शेष राशि का विवरण भी गन्ना विभाग की वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट किया जाता है। इससे आपको पता चलता है कि आपकी मिल ने अब तक कुल कितना भुगतान किया। 2007 से लेके 2017-10 तक 10 साल में केवल 1,47,340 करोड़ का भुगतान हुआ 10 साल में गन्ने का। 1,47,340 करोड़ का। हमारा 2017 से लेके आज तक हमारा भुगतान है 2,90,225 करोड़, जो ठीक दुगना है। जो उन्होंने 10 साल में भुगतान किया, उससे ठीक दुगना भुगतान हमने 9 साल में किया है। और इस भुगतान की ही बदौलत है अब के हमारा 34,000 करोड़ का लगभग गन्ना मिलों ने खरीदा, जिसमें मात्र 1,900 करोड़ बाकी है। बाकी 94% पेमेंट गन्ने का पूरा हो चुका है। तो 370 था वो 400 किया गया है, और जो 360 था वो 390 किया गया है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 से लेके आज तक जो वृद्धि हुई है मूल्य की, वो 85 रुपए कुंटल की वृद्धि की है हमने। 85 2017 से अब तक 85 रुपए कुंटल की वृद्धि हमने की है, जिसमें 10 रुपए प्रति कुंटल हमने 2018 में बढ़ाया, 17 में 21-22 में 25 रुपए कुंटल बढ़ाया, 2023-24 में 20 रुपए कुंटल बढ़ाया, और 30 रुपए ये इसलिए कुल मिला के 85 रुपए कुंटल की वृद्धि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गन्ने के मूल्य में हुई है। क्या है पर्ची कैलेंडर और मूल्य भुगतान का तरीका? गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग किसानों को ऑनलाइन सुविधाएं दे रहा है। आपूर्ति और भुगतान की स्थिति जानने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। गन्ना पर्ची कैलेंडर में किसान की गन्ने की आपूर्ति की संभावित तिथि, मात्रा और मिल से संबंधित जानकारी होती है। भुगतान की स्थिति जानने का ऑनलाइन तरीका। गन्ना पर्ची कैलेंडर देखने के लिए अपना अकाउंट लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद दिखाई देने वाले विकल्पों में गन्ना तौल या गन्ना मूल्य की जानकारी पर क्लिक करें। यहां आपको आपके द्वारा सप्लाई किए गन्ने की मात्रा, पर्ची संख्या और भुगतान की स्थिति दिखाई देगी। भुगतान आमतौर पर सीधे बैंक खाते में किया जाता है। आपको बता दें कि योगी सरकार के प्रबंधन से 4 नई चीनी मिलें स्थापित हुई हैं और 6 बंद मिलें पुनः शुरू हुई, जिससे चीनी उद्योग में 12,000 करोड़ का निवेश आया है। स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली से गन्ना पर्ची ऑनलाइन होने के कारण बिचौलियों का राज खत्म हो गया है और भुगतान सीधे डीबीटी से हो रहा है। वहीं एथेनॉल उत्पादन और गन्ना क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान लगातार मूल्य बढ़ाने की मांग कर रहे थे। हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा गन्ने के दाम बढ़ाने के बाद यूपी में भी ये मांग तेज हो गई थी। इससे पहले पेराई सत्र 2021-22 में विधानसभा चुनाव से पहले 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी। तब अगेती प्रजाति का मूल्य 350 और सामान्य प्रजाति का 340 रुपए प्रति क्विंटल तय हुआ था। वहीं वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पेराई सत्र 2023-24 में अगेती प्रजातियों के मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि हुई थी, जिससे ये 370 रुपए प्रति क्विंटल हो गया था। वहीं योगी सरकार ने बताया कि कैबिनेट मंत्री ने रबी सीजन 2025-26 यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 के लिए फास्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर पर न्यूट्रिएंट वेस्ट सब्सिडी रेट को मंजूरी दे दी है।
ऐतिहासिक वृद्धि है। आज कर्नाटक में गन्ने का कंपटीशन हमेशा उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का रहा करता है। महाराष्ट्र में भी आज 355 रुपये कुंटल गन्ने का भाव है और कर्नाटक में भी आज 355 रुपये कुंटल का भाव है, जो तीसरे नंबर का प्रोडक्शन करने वाला है। ये सबसे ज़्यादा मूल्य आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों को दिया जा रहा है और इसमें 3000 करोड़ एक्स्ट्रा किसानों के खाते में पैसा जाएगा। योगी सरकार में कब कब बढ़े गन्ने के मूल्य? सरकार ने 2017 से अब तक 4 बार गन्ना मूल्य बढ़ाया। पेराई सत्र 2021-22 में विधानसभा चुनाव से पहले 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई थी। पेराई सत्र 2023-24 में अगेती प्रजातियों के मूल्य में 20 रुपए की वृद्धि हुई थी। पिछले 8.5 वर्षों में गन्ना किसानों को 2,90,225 करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान हुआ। ये पिछली सरकारों के 10 वर्षों के भुगतान से 1,42,879 करोड़ अधिक है। चीनी उत्पादन में यूपी देश में दूसरे नंबर पर। आपको बता दें कि यूपी में 122 चीनी मिलें संचालित हो रही हैं, वहीं उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है। बताया जा रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने चीनी उद्योग को भारी नुकसान पहुंचाया था। 21 मिलों को औने पौने दामों पर बेच दिया गया था, लेकिन योगी सरकार ने पारदर्शी प्रबंधन के जरिए चीनी उद्योग में 12,000 करोड़ रुपए का निवेश लाया। राज्य में 8 नई चीनी मिलें स्थापित की, 6 बंद मिलों को फिर से शुरू किया गया और 42 मिलों में उत्पादन क्षमता का विस्तार किया गया। इस सुधार से चीनी मिलों की क्षमता में 8 नई बड़ी मिलों के बराबर वृद्धि हुई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अब एथेनॉल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश का एथेनॉल उत्पादन 41 करोड़ लीटर से बढ़कर 182 करोड़ लीटर हो गया है। वहीं आसवनियों की संख्या 61 से बढ़कर 97 हो गई। इससे न केवल गन्ना किसानों को लाभ हो रहा है, बल्कि देश की ऊर्जा नीति में भी उत्तर प्रदेश का अहम योगदान बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में गन्ना क्षेत्रफल में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। पहले जहां गन्ना क्षेत्रफल 20 लाख हेक्टेयर था, अब वह बढ़कर 29.51 लाख हेक्टेयर हो गया है। इससे राज्य में गन्ना उत्पादन में एक और बड़ा उछाल आया है। योगी सरकार के इन फैसलों ने न केवल गन्ना किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि राज्य के चीनी उद्योग को भी नई दिशा मिलेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों।